हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी के सेक्शन में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। वहां तक इसमें से अनुच्छेद 20 तक हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया था। चलिए एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्या था। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा समय नहीं खराब करते हैं, बस देख लेते हैं जल्दी से। अनुच्छेद मेरे साथ आप रिपीट करिए। अनुच्छेद 14 क्या था? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, ठीक है, तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दोनों उसमें शामिल था। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। कानून कोई विभेद राज्य नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 15 में कहा गया। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16 कहना चाहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। किसी भी लिंग हो, जाति हो, धर्मस्थान हो, जो भी हो, लोक नियोजन अर्थात जब किसी गवर्नमेंट जॉब में कोई भी व्यक्ति अप्लाई करता है उसको समान स्थिति में या समान निगाह से देखा जाएगा। अनुच्छेद 16 ऐसा कहता है। अब अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। किसी भी आधार पर, तमाम सारे आधार मैंने गिनाए थे, अस्पृश्यता किस किस आधार पर हो सकती है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अर्थात अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है देश में या विदेश में, सिवाय सेना अथवा विद्या से संबंधित। अनुच्छेद 19 क्या कहना चाहता है? वाक स्वतंत्रता, संगम बनाने, ठीक है, इकट्ठा होने, सभा करने, प्रेस की स्वतंत्रता आदि बताया गया है। ये सब मैंने बताया था आपको। अनुच्छेद 20 में क्या था? अनुच्छेद 20 में आपने क्या देखा था? चलिए अनुच्छेद 20 में एक मिनट, चलिए हाँ, अनुच्छेद 20 में हम लोगों ने देखा हुआ था अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 21 से। और अनुच्छेद 21 में हम लोग देखेंगे, देखिए अनुच्छेद 21 एक ऐसा अधिकार है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान में अत्यधिक महत्वपूर्ण। किसी व्यक्ति को गरिमामयी जीवन तो बाद में मिलेगा, पहले जीवन का अधिकार उसके पास होना चाहिए, वो जिए, अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। तो ये कहना चाह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये इसका हेडिंग है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं वंचित किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है? सरकार, कोई भी संसद या जो विधानमंडल है वो नियम बनाएगी, उस नियम के अनुसार ही किसी को वंचित किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। चाहे ये जो लागू होगा, चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी, सब पर इक्वली लागू हो जाएगा। देखिए संविधान के अंतर्गत, देखिए इस पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, ठीक है। जैसे अब कह रहा है इन स्वतंत्रताओं पर विधि निर्माण करके रोक लगाया जा सकता है, ठीक। जैसे अब इसके अंतर्गत क्या क्या है जिन पर रोक लगाया जा सकता है? विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता, त्वरित अन्वेषण या विचारण की स्वतंत्रता, निःशुल्क विधिक सहायता, यातना न दिए जाने का अधिकार, निरुद्ध व्यक्ति का अपने विधिक सलाहकार, कुटुंब सदस्यों या मित्रों से मिलने का अधिकार, ये सब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाली स्वतंत्रताएं हैं। पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध अधिकार, लोक स्वास्थ्य के प्रोन्नति का अधिकार, दोष मुक्ति के बाद अवैध रूप से कारावास में निरुद्ध या कारावास के विरुद्ध का अधिकार, ठीक है। अर्थात जब आपका दोष मुक्त हो जाएं, आप न्यायालय को कह दें कि वाजिब बरी किया जाता है, तो उसी समय पुलिस को छोड़ देना चाहिए, आप कारावास में रखे नहीं जा सकते। अपील करने का कानूनी अधिकार, अर्थात जब किसी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई सज़ा दे दी हो, कोई बात बता दी हो, कोई फैसला कर दिया, उसके ऊपर आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और जीविकोपार्जन के अधिकार से कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाली स्वतंत्रताएँ हैं, ठीक है। अब देखिए प्राण की स्वतंत्रता के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण, सार्थक बनाने में काम आती है। दैहिक स्वतंत्रता ये क्या काम आती है? अर्थात इसका तात्पर्य क्या है? अवैध गिरफ्तारी, कारावास, पुलिस निगरानी आदि का जो विरोध करती है वो दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात आपके देह को कोई तरह से कष्ट न दिया जाए और आपके प्राण को इस तरीके से कष्ट न दिया जाए, ये बात हो गई। अनुच्छेद 21 का थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 21 का के बारे में बिल्कुल आपको पता होगा, काफ़ी पॉपुलर सा अनुबंध है, पॉपुलर सा अनुच्छेद है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत ये जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद 21 में किसका जोड़ा गया? ये कहना चाहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा
इनका अधिकार है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा है वो बालकों का अधिकार माना जाएगा। कब जोड़ा गया? 2003 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 का को जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अनुच्छेद 22 में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसको देख लेते हैं। इसमें 7 तक खंड दिए गए हैं। इसके 7 खंड है टोटल। 1 व 2 गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करते हैं। खंड 1 से 2 तक क्या? गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण है। खंड 3 से 7 तक निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान हैं। ठीक है, तो निवारक निरोध क्या होता है पहले ये जान लीजिए कि कोई अगर राज्य को आशंका है कि कोई व्यक्ति ऐसे कोई कृत्य को अंजाम देने जा रहा है, कोई कृत्य कारित करने जा रहा है जो समाज में, लोक स्वास्थ्य में या नियम कानूनों के परे है, विरुद्ध है, तो उस व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इसको निवारक निरोध कहता है, अर्थात निवारण हेतु निरोध, अर्थात गिरफ्तार कर लिया जाए, निरुद्ध कर लिया जाए किसी कार्य को होने से पहले उसको रोकने के लिए, शांति जिससे अशांति, शांति भंग की आशंका हो आदि आदि जो भी, तो उस आधार पर गिरफ्तार। 2 से 3 से 7 तक सेगमेंट ये बताता है। चलिए अब इसमें यह है कि खंड 1 और 2 में क्या कहना चाहता है? गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत कारणों की जानकारी दिया जाएगा। जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी तुरंत उसको कारणों की जानकारी देगी। दूसरा क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता से विचार विमर्श करने का अधिकार होगा और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये अभी इसका डिटेल आगे पढ़ेंगे हम लोग कि चलिए अब इसमें 3 से 7 सेगमेंट क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए वैसे बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है ये। तो अब यहाँ पर क्या, ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही गिरफ्तार किया जा सकता है जो संभावित रूप से अपराध करने वाला हो, अर्थात अपराध करने की योजना बना। कई बार पेपर में देखते हैं कि ऐसी घटना को अंजाम देने की योजना बनाते हुए लोग गिरफ्तार, तो वह निवारक निरोध उसको कहा जाता है, अर्थात अपराध न होने पाए इस आशंका के निवारण के लिए उनको निरुद्ध कर दिया गया। इस विधि या निवारक निरोध का प्रयोग निम्न अधिनियमों में हो सकता है। इनके लिए अधिनियम बनाए गए हैं कुछ, जैसे निवारक अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974, आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002, गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम 2004। ये सब निवारक निरोध के अंतर्गत बनाए गए, निवारक निरोध अधिनियम कहे जाते हैं। चलिए अनुच्छेद 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा निवारक निरोध के बारे में और जान लीजिए। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, अपराध को होने से रोकना। देखिए इसे सामान्य और जो होते हैं अधिनियम होते हैं उनकी भांति संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, संरक्षण प्राप्त नहीं। अगर किसी को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको सामान्य गिरफ्तारी की भांति जो होता है संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। मेरा कहने का तात्पर्य था। और किसी भी अधिकारी द्वारा किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो अधिकतम 3 माह तक 3 मंथ्स तक उसको वैलिड है कि पुलिस गिरफ्तार करके रख सकती है निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, और इसके बाद एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाना है। सलाहकार परिषद गठित की जाएगी, वह आदेश दे, अनुशंसा कर दे तो फिर आगे भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अन्यथा सलाहकार परिषद के प्रतिवेदन के बिना 3 माह से अधिक गिरफ्तार करके रखा नहीं जाएगा। ठीक है, गिरफ्तारी के बाद उसे कारण बताना आवश्यक होगा। यहाँ पर भी गिरफ्तार हो गया तो उसको कारण तब भी बताना ही पड़ेगा। ठीक है, और अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध वह न्यायालय में अपील भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि निरुद्ध कर दिया गया तो बिल्कुल कोई अपील, कोई दलील, कोई वकील नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वह अपनी पसंद का वकील भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 23 पर। मानव के दुर्व्यापार तथा बलाश्रम का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। इसके अंतर्गत बनाए गए अधिनियम जो है, अर्थात किसी से, देखिए बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन आप कह सकते हैं। अनुच्छेद 23 क्या दिखा रहा है? बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन था। ज़बरदस्ती किसी से बेगार नहीं करा सकते, अपने यहाँ कोई काम नहीं करवा सकते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी खान में, किसी भी जगह पर जाकर के ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। जैसे कि पहले ज़मींदारी में होता था कि बेवजह ज़बरदस्ती, बेकारी कहते हैं, बलाश्रम उसी को कहा जाता है। इसके लिए बनाया गया अधिनियम क्या क्या है इसको लागू करने के लिए, अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए बनाया गया अधिनियम बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में बनाया गया था, और महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986। 76 और 86 बिल्कुल याद रखिएगा, क्रम से 10 वर्षों का अंतर है। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि कोई बालक
जब मैं बालक कहता हूँ तो बालक सेपरेट नहीं होता, बच्चे की बात होती, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। ठीक है, ये बालक सामान्य सा टर्म है जो दोनों के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है। 14 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बालक है तो किसी भी ऐसी जगह पर उसको नियोजित नहीं किया जा सकता, जैसे कारखाने में, खान में, या जहाँ पर भी कोई जोखिम हो, ठीक, उसको नियोजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात बाल श्रम का उन्मूलन कहाँ पे हो रहा है? अनुच्छेद 24 में देखा जा सकता है। बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अनुच्छेद 23 में, बाल श्रम का उन्मूलन अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 ये धर्म के संबंधित अधिकार आ गया। अनुच्छेद 25 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को बिना किसी बाधा के मान्य आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होगा किसी को भी। ठीक है, अपने किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी मत को मान सकता है, किसी पंथ को मान सकता है स्वतंत्र रूप से, उस पर कोई थोपा ना जाए, बस अपने मन से मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है, जो भी प्रेयर हो, पूजा पाठ हो, ऑफर कर सकता है, और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। किसी पर थोप नहीं सकता है, जरूर ध्यान रखिएगा, थोप नहीं सकता, बस ऐसा करने का उसको पूर्ण अधिकार है। और कृपाण धारण करना व लेकर चलना सिखों का एक धार्मिक, इसी मतलब सिख धर्म का अंग है। अनुच्छेद 25 ऐसा कहता है। अर्थात परीक्षा में पूछा गया आपके प्रश्न कि कौन सा अनुच्छेद है जो सिखों को कृपाण अपने पास रखने से वंचित नहीं करता है, तो अनुच्छेद 25। हिंदू धर्मावली में धर्मावलंबी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सिख, जैन, बौद्ध, इन सबको हिंदू धर्म में ही शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 25 ऐसा बताता है आपको। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है वो पहले तो जान लीजिए किसी मानव के लिए नहीं हो रही है, किसी एक संस्था की बात हो रही है। ठीक है, कोई मानव अकेले ऐसा नहीं करेगा, वो किसी संस्था के द्वारा किया जाए तो मान्य होगा। देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं, धार्मिक संस्थाओं को, जो धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई हैं। ठीक है, जो धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई हैं। तो यहाँ यह भी जान लीजिए, यदि वह संस्था संसद के नियम अधिनियम द्वारा बनाई गई है तो धार्मिक कार्य के प्रबंध के लिए स्वतंत्र नहीं है कोई भी ऐसी संस्था जो संसद के नियम द्वारा बनाई गई है। ठीक है, जो प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा बनाई गई वो संस्था ऐसा कर सकती है। अगर संसद के नियम अधिनियम द्वारा बनाई गई, नियम विनियम द्वारा बनाई गई संस्था ऐसा करने लग जाएंगी, धर्मनिरपेक्षता का खंडन या उसका वायलेशन हो जाएगा। चलिए, इन सब पर देखिए धार्मिक संप्रदाय को निम्न प्रकार से छूट प्राप्त है, इसको पहले देख लीजिए। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत कौन कौन सी छूट प्राप्त है? धार्मिक और चैरिटेबल प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण। ठीक है, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व स्वामित्व और प्रशासन। देखिए ये सब कार्य किए जा सकते हैं धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, जो अर्थात सरकार द्वारा, राज्य द्वारा ना स्थापित की गई हों, लेकिन इन संस्थाओं पर जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उन पर राज्य प्रतिबंध भी लगा सकता है। उसके 3 आधार होते हैं। राज्य प्रतिबंध भी लगा सकता है ऐसे कार्यों को करने पर किसी संस्था पर 3 आधारों पर, लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर इन सब का अगर उल्लंघन हो रहा है तो ऐसे संस्थाओं पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, ऐसे संस्थाओं के कृत्यों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 27 धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति। धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति। देखिए कई बार क्या होता है, जिनका काफ़ी ज़्यादा टैक्स कट रहा होता है वो किसी चैरिटेबल संस्था को, किसी धार्मिक संस्था को, किसी मंदिर या ट्रस्ट को दान कर देते हैं तो कर से मुक्त हो जाते हैं, उतनी आय उनकी कर से मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को कर से मुक्ति दी जाएगी जो धार्मिक कार्यों पर व्यय करे, अर्थात धार्मिक संस्थाओं या रजिस्टर्ड चैरिटेबल या धार्मिक संस्थाओं पर जो व्यय करता है। ठीक है, देखिए अगर देखिए इस प्रकार का व्यय यदि स्टेट करता है, राज्य करता है, ठीक है, गवर्नमेंट करती है, जान लीजिए। अब तो अभी तो व्यक्ति की बात हो रही थी, व्यक्ति जो है वो कर से मुक्त हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार का व्यय अगर स्टेट द्वारा किया जाता है, राज्य द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाता है, तो संबंधित जिन लोगों के लाभ के लिए किया जा रहा है उनसे सरकार शुल्क वसूलने के लिए स्वतंत्र है, शुल्क ले सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल एक नज़र में देख लीजिएगा। अनुच्छेद 28 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता। देखिए कुछ शिक्षण संस्थाएं पहले तो जान लीजिए कि वो व्यक्तिगत होनी चाहिए, ट्रस्ट के आधार पर होनी चाहिए, गवर्नमेंट संस्थाएं नहीं होनी चाहिए, संसद द्वारा या राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं होनी चाहिए। पहले इसका जो शर्त है वो ये हो सकता है। इसमें जानिए कि उन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जो पूरा सरकार के खर्च पर चलती हैं। ठीक है, अर्थात सरकार के खर्च पर चलने वाली जो संस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से चलती हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अर्थात धर्मनिरपेक्षता बरती जाएगी।
न्यास द्वारा स्थापित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही वह राज्य के खर्च पर चलती हो। न्यास द्वारा, जो ट्रस्टीशिप ट्रस्ट द्वारा बनाई गई हो। ठीक है। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल एक लाइन में और बोलना चाहूँगा कि जैसे कोई गवर्नमेंट है आपका, कहीं पर भी GIC है और वहाँ पर भी कोई धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, पहले तो किया नहीं जाएगा, अगर किया जा रहा है तो किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति को उसमें उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब तक कि वो स्वयं सहमति से ना हो, या फिर अगर वो अवयस्क है तो क्या किया जाएगा, अवयस्क बालक या बालिका के केस में उसके गार्जियन, उसके संरक्षक की अनुमति आवश्यक है धार्मिक प्रयोजनों में सहभागिता कराने हेतु। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि प्रत्येक नागरिक अपनी पसंद की भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रख सकता है। सिर्फ अल्पसंख्यकों को यह छूट मिली है। ठीक है, सिर्फ अल्पसंख्यकों को यह छूट मिली अपने हित के लिए अपनी पसंद की भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रख सकता है, उससे उसको वंचित नहीं किया जाएगा राज्य द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं या शिक्षण संस्थाओं की स्थापना पसंद करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होता है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया अपनी पसंद के, अपने से संबंधित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना वो कर सकते हैं ताकि उनकी भाषा, लिपि और व्याकरण और जो उनकी संस्कृति है वो चलती रहे, जीवित रहे। सभी अल्पसंख्यक अपनी पसंद की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। राज्य सहायता देने में इस अधिकार पर भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात वो भी एक सामान्य संस्था की भांति, सामान्य शिक्षण संस्था की भांति ही राज्य की सहायता और अनुदान पाने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अनुच्छेद 31 आपको पहले पता है, यहाँ से निरसित कर दिया गया, निकाल दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 के बारे में पहले थोड़ा सा हम आपसे बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर देखते हैं फिर यहाँ क्या लिखा है उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा व हृदय किसको कहा गया, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 32 को, लेकिन जरूरी है कि अंबेडकर लिखा हो। ठीक है, अंबेडकर लिखा हो अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। उनका कथन क्या था, अंबेडकर जी का एक कथन मैं आपको बता रहा हूँ, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा व हृदय भी है। ठीक है, किसने कहा था, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है तथा यह संविधान की आत्मा व हृदय भी है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, अब इसके बारे में और बातें सामान्यतः जान लीजिए। इसे संविधान संशोधन अर्थात 368 के तहत कोई प्रक्रिया करके बदला नहीं जा सकता। अनुच्छेद 32 जैसा है उसी रूप में रहेगा, संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। संसद को यह अधिकार है कि वह किसी अन्य न्यायालय को भी, चलिए भी बाद में देखते हैं, रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। देखिए अनुच्छेद 32 के वायलेशन पर, इसके उल्लंघन पर जो होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो होते हैं वो रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अनुसार। ठीक है, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसके लिए अपील करने की कोई, अपीली आधार पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही आप जाकर दरवाजा खटखटा सकते हैं, या तो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जा सकते हैं। ठीक है, वैसे संसद के पास एक पावर होती है कि अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी की जाती है, 5 प्रकार की, हम 5 देखेंगे आगे, एक अधिनियम या विनियम बना करके किसी अधीनस्थ न्यायालय को भी पावर दे सकती है कि वह भी रिट जारी करे। ठीक है, वह रिट जारी कर सकती है, संसद ऐसा करवा सकती है किसी अन्य न्यायालय से भी। देखिए जो रिट जारी करने की शक्ति है, ठीक है, वो या अनुच्छेद 32 को ही आप कह दीजिए, अनुच्छेद 32 को किसी प्रकार का निलंबित किया जा सकता है, तो जी हाँ, इसका उत्तर है निलंबित किया जा सकता है। कैसे निलंबित किया जाएगा, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई हो तो अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 32 निलंबित हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि 1950 से पूर्व, ठीक है, 1950 से पूर्व रिट कौन कौन जारी कर सकता था, तो सिर्फ 3 संस्थाएं थी जारी कर सकती थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। तो चलिए आप यहाँ कमेंट बताइएगा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत कब की गई थी। ठीक है, पीछे पढ़ाई हो चुकी है इसकी। अब देखते हैं उन 5 रिट्स के बारे में जो कि जारी करी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार, और हाई कोर्ट जो होता है 200, या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय 32 के अनुसार और 226 के अनुसार उच्च न्यायालय। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि किन प्रकार की रिट्स को जारी करते हैं। सबसे पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए
इसके बारे में थोड़ा, इसका अर्थ क्या होता है, को सशरीर प्रस्तुत किया जाना, किसी किसी को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। यह रिट किसी व्यक्ति को निरोध में रखने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, ठीक है। न्यायालय उस प्राधिकारी को आदेश देता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। और इस 24 घंटे में यह भी ध्यान रखिएगा, यात्रा का समय शामिल नहीं होता है, यात्रा का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, वो शामिल नहीं होता है 24 घंटे के अंतर्गत। काफ़ी दूर से लाना है तो फिर टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। इसका अपवाद अर्थात किन किन चीज़ों में नहीं जारी किया जा सकता, ये देख लीजिए। यदि हिरासत कानून सम्मत हो, ठीक है, अपवाद में जहाँ रिट नहीं जारी की जाएगी, जो नियम सम्मत हो, पहले ही क्लियर हो। अगर उक्त व्यक्ति जिसको, दूसरा पॉइंट है, उक्त व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया उसने न्यायालय की अवमानना करी हो या विधानमंडल की अवमानना करी हो, तब भी वो उसके लिए रिट जारी नहीं करी जाएगी। रिट जारी करवाने नहीं जा सकता है वो न्यायालय में, न्यायालय दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता है अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध। और यदि न्यायालय ने ही, न्यायिक हिरासत हो, न्यायालय ने ही हिरासत में ले आया हो, उसको लिवाया हो कि भैया ठीक है, इसको गिरफ्तार करने का आदेश ऑलरेडी न्यायालय ने दिया हो, ठीक है। और न्यायालय के क्षेत्र से बाहर अगर हिरासत की गई हो, अर्थात न्यायालय का क्षेत्र जहाँ भी है उससे काफ़ी दूर हिरासत, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो रिट नहीं जारी कर सकता है यदि मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी हुई उसके लिए। चलिए, शायद आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा ऐसी करता हूँ। अब दूसरी रिट है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है परम आदेश, अर्थात हम आदेश देते हैं, न्यायालय की तरफ से बोला जा रहा है हम आदेश देते हैं। तो आदेश किस प्रकार देते हैं, जब कोई व्यक्ति लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार कर दे, अपने कर्तव्यों को सही से निर्वहन ना कर रहा हो, तो न्यायालय एक रिट जारी करके उसको आदेश जारी करता है कि हम आदेश देते हैं कि तुम इस कार्य को सही से करो, तुम्हारा ये कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्थात कर्तव्य का पालन करवाने के लिए परमादेश जारी किया जाता है न्यायालयों के द्वारा। देखिए, यह निजी व्यक्ति और गैर संवैधानिक विभागों के प्रति जारी नहीं हो सकता है। और किसके प्रति जारी नहीं होगा, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यपाल के प्रति, और जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा उसके प्रति भी यह जारी नहीं किया जा सकता है परमादेश। परमादेश से एक्सक्लूडेड कौन कौन से हैं, निजी अर्थात प्राइवेट, याद कर लीजिए, प्राइवेट, गैर संवैधानिक विभाग, गैर संवैधानिक विभाग, राष्ट्रपति आपके प्रेसिडेंट महोदय, गवर्नर सारे राज्यपाल जो होते हैं, और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इतने लोग एक्सक्लूड होते हैं, इनके लिए परमादेश जारी नहीं हो सकता है। चलिए, अब आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, निषेध, रोकना। देखिए यह सबसे पहले जान लीजिए, प्रतिषेध जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, रोकना। ये किस किस के विरुद्ध सिर्फ जारी किया जा सकता है, इसकी बहुत सीमा है, मतलब सीमित ही है, ये कहाँ कहाँ पे जारी किया जाएगा। तो यह न्यायिक व अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जाएगा। तो यह रिट जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी अधिकारता से परे कार्य करने से जो उच्च न्यायालय होता है या सर्वोच्च न्यायालय, वो रोकता है कि आप किस अधिकार से ऐसा कार्य कर रहे हैं। प्रतिषेध मतलब किस अधिकार के अंतर्गत ऐसा कार्य आप कर रहे हैं, न्यायालय से कहा जाता है, ठीक है, कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है या परे का है, ठीक है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण माने क्या होता है, प्रमाणित होना या सूचना देना, प्रमाणित होना या सूचना देना, उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। तो कहीं नोट कर लीजिएगा, जितने इन सब के अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूँ तो उसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालयों को भेज दें, ठीक है। उनके पास मुकदमे ज़्यादा हो गए हैं या किसी विशेष मुकदमे की भी मांग, जो उच्च न्यायालय ऊपर के न्यायालय होते हैं नीचे से मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मांग सकती है, और हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों से मांग सकते हैं कि आपके यहाँ ये मुकदमा लंबित पड़ा हुआ है, उसको हमारे यहाँ ट्रांसफ़र करिए, या अमुक आपसे ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, जल्दी से इसका निर्णय कर लिया जाए। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का क्या अर्थ होता है, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, ठीक है, अर्थात अधिकार को पूछा जाए किस अधिकार से आप कोई काम कर रहे हैं, किस अधिकार के अंतर्गत आप कोई कार्य कर रहे हैं, इसको अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आपने ये कार्य किया, ये पूछा जाए। देखिए, ये जैसे अन्य, इसमें एक और चीज़ है, अन्य ऊपर जो 4 रिट देखा वो जारी किया जा सकता है, और किसी भी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा जिसके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया हो, हुआ हो, स्टेट के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा, प्राधिकारी के द्वारा, तो उपर्युक्त जो 4 रिट्स देखिए वो जारी करवाई जा सकती है, ठीक है। जबकि 5वीं रिट
के बारे में ऐसा नहीं है। अन्य 4 से हटकर यह किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा या पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन करके जारी नहीं करवाई जा सकती है। ठीक है, इसको सिर्फ न्यायालय जारी करता है। इस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति से न्यायालय यह पूछता है कि उसने उक्त पद को धारण कैसे कर लिया जबकि वह इसके योग्य नहीं है। ठीक है, योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। इसको कोई सामान्य व्यक्ति जारी नहीं करवा सकता, देख लीजिएगा। अब ये तो हो गया आपके अनुच्छेद 32 तक जो समानता हम लोग पढ़ते चले आते हैं। अनुच्छेद 33, 34, 35, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं 12 से 35, मूल अधिकार कहाँ तक पढ़ते हैं 12 से 35। तो अनुच्छेद 33, 34, 35 के बारे में हम एक शॉर्ट ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 33 क्या कहता है, इसे समय सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, इन दोनों का आपसी संबंध क्या होगा कि सशस्त्र बलों का जब बलों को कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या होता है कि सशस्त्र बल हैं, सेनाएं हैं, पुलिस है, मिलिट्री है और भी इस प्रकार की एजेंसियां हैं जो उनमें कोई संघ ना बनने पाए, वो कोई बेवजह की बात ना करने पाए, वो धरने पर ना बैठ जाएं, ताकि सुरक्षा और आदि चीज़ें अनुशासन बना रहे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो रोका जाएगा वो कौन कौन से अधिकार हैं उनको भी देख लीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोक दी जाएगी, संगठन बनाने का अधिकार नहीं होता है, इन सब बलों को संगठन बनाने का अधिकार नहीं होता है, किसी संघ का वो सदस्य नहीं बन सकते हैं, प्रेस से डायरेक्ट मुखातिब नहीं हो सकते हैं, अर्थात प्रेस को जाकर कोई बात नहीं बता सकते हैं, उनको किसी प्रकार के धरने अथवा प्रदर्शन का अधिकार नहीं है। ये सब उनके अधिकार जो होते हैं ऑलरेडी सीज्ड होते हैं। इन जो उपर्युक्त एजेंसियां दिखाई गई आपको, जिसमें अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र बल, पुलिस, खुफिया एजेंसियां आदि को रोकने के लिए इन चीज़ों से कौन कौन से अधिनियम बनाए गए, उनको उनके मूल अधिकारों को रोका जा सके, कौन कौन से नियम विनियम बनाए गए उनको देख लीजिए। सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, अर्थात सैन्य अधिनियम, नौसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम सब 1950 में बनाए गए एक साथ। पुलिस बल अधिकारों पर निषेध अधिनियम 1966 में बनाया गया। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, ये सब उसी को रोकने के लिए बनाए गए, अर्थात अनुच्छेद 33 को प्रवर्तित करने के लिए ये सब नियम बनाए गए हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 34 क्या कहता है, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। जब सैन्य शासन चल रहा हो तब मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव होता है, ऐसा कौन बताता है, अनुच्छेद 34 हमको बताता है। जो व्यक्ति के मूल अधिकार हैं वो सीज हो जाते हैं। ठीक है, वो जब्त हो जाते हैं कब, जब सैन्य शासन प्रभाव में हो, लागू हो, सैन्य कानून लागू हो। ठीक है, सैन्य कानून क्या होता है, मार्शल लॉ होता है। देखिए, अब इसमें मूल अधिकारों में से कुछ एक अधिकार बचे होते हैं, वो कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण तब भी आवश्यक होगा जबकि सैन्य कानून चल रहा हो। ठीक है, बाकी सभी अधिकार नियंत्रित हो जाते हैं और सारे न्यायिक प्राधिकरण, ये भी याद रखिएगा सॉरी, कि सारे जो न्यायिक प्राधिकरण हैं, सारे न्यायालय, ठीक है, छोटे से लेके बड़े उस स्थान तक के सारे न्यायालय वो लंबित हो जाते हैं, वो स्थगित कर दिए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ सेना के कानून लागू होते हैं उस क्षेत्र में जहाँ पर कि मार्शल लॉ लागू प्रवर्तित हो जाता है। चलिए, इसके बारे में भी एक डिटेल एनालिसिस हम करेंगे, आगे स्लाइड्स में है वो, आगे चैप्टर, आगे पन्नों पर। अनुच्छेद 35, यह अनुच्छेद संसद को कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने संबंधित कानून बनाने के लिए अधिकार देता है। ठीक है, जो उपर्युक्त हैं उनको प्रभावी कैसे बनाएगी संसद, उनके लिए क्या सजा तय करेगी आदि, जो अधिकार मिला हुआ है संसद को कि अस्पृश्यता का कोई अगर अस्पृश्यता का प्रदर्शन कर रहा है तो उसको क्या सज़ा देनी है, तो इस सब प्रकार के कानूनों को, कहीं विदेश से कोई उपाधि जाके ग्रहण कर ले रहा है तो उसके साथ अब क्या व्यवहार करना है, तो इस सब प्रकार के कानूनों को बनाने की शक्ति संसद के पास है। और संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्रदत्त है, तो अनुच्छेद 35 के अनुसार ऐसी शक्तियाँ संसद को मिली हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी तो हो गए मौलिक अधिकार। मौलिक के बाद कुछ विधिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार भी होते हैं जिनको आप यहाँ पर देखेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3-4 अनुच्छेदों की हम बात करेंगे यहाँ पर, जिनको विधिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, या संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं, या इनको गैर मूल अधिकार भी कहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के अधिकार ही हैं, गैर मूल हैं लेकिन व्यक्ति के अधिकार ही हैं ये भी। ठीक है, ये भी बहुत आवश्यक हैं, ये बाहर रखे गए हैं। अब इसके बारे में पहले थोड़ी सी हम एक बात और जान लें, बड़ी छोटी सी है, कि अनुच्छेद 226 के तहत इनके लिए भी रिट्स जारी करी जा सकती हैं उच्च न्यायालयों के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32
के तहत रिट जारी कर सकता है मूल अधिकारों के लिए, मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में। जबकि उच्च न्यायालय, ये सर्वोच्च न्यायालय की बात हो गई, जबकि उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद के अंतर्गत रिट्स जारी कर सकता है मूल अधिकारों के उल्लंघन के सिलसिले में, प्लस जो गैर मूल अधिकार हैं उनके उल्लंघन के सिलसिले में भी। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय की तुलना में कम पड़ जाती है। तो दोनों में किसकी अधिक शक्ति है? उच्च न्यायालय की। देखिए ये कौन कौन से अधिकार हैं। विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 265 ऐसा कहता है। अतः संसद या जो राज्य विधानमंडल है वो बिना कोई नियम बनाए जबरदस्ती किसी से कोई टैक्स नहीं वसूल सकते हैं, यह अनुच्छेद 265 ऐसा कहता है। दूसरा है, विधि के प्राधिकार के बिना किसी को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 300 का ऐसा कहता है। जबरदस्ती राज्य किसी की संपत्ति नहीं ले सकता बिना किसी नियम विनियम को बनाए हुए। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम आबाद होगा, अनुच्छेद 301 ऐसा कहता है। लोकसभा और विधानसभाओं हेतु निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अनुच्छेद 326 में ऐसा लिखा हुआ। यह कैसा है? एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, विधिक अधिकार है। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट है आपका, जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पीछे भी हमने देखा कि मार्शल लॉ क्या होता है। अभी आपके मन में जिज्ञासा आई कि सैनिक कानून या सैन्य कानून मार्शल लॉ क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं जिसके आधार पर आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे कि मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपात में क्या अंतर होता है। तो इसको देख लीजिए, कहीं नोट भी कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आपात संवैधानिक है, अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है, जबकि मार्शल लॉ का संविधान में कहीं उल्लेख कोई वर्णन नहीं है। तो एक बात तो ये होगी कि संवैधानिक नहीं है ये। ठीक है, संविधान में इसका कहीं किसी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है। दूसरा है, राष्ट्रीय आपात संपूर्ण देश या कुछ हिस्सों में लागू हो सकता है। ठीक है, या तो संपूर्ण देश में लागू हो सकता है या आंशिक रूप से लागू हो सकता है, क्योंकि मार्शल लॉ सिर्फ कुछ हिस्सों में ही एक साथ प्रवृत्त हो सकता है, पूरे देश में एक साथ कभी नहीं। राष्ट्रीय आपात लगाने के 3 आधार हैं, युद्ध हो जाए, विदेश से युद्ध चल रहा हो, बाहरी आक्रमण हो गया हो, या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह देश के भीतर हो गया हो तो राष्ट्रीय आपात प्रवृत्त किया जा सकता है, अनुच्छेद 352। ठीक है, जबकि मार्शल लॉ कानून व्यवस्था के भंग होने पर पुनः दुरुस्त करता है। मार्शल लॉ लगा दिया गया, कानून व्यवस्था जहाँ की भंग हो गई वो सही हो जाएगी, फिर हटा लिया जाएगा, काम खत्म। राष्ट्रीय आपात में सामान्य न्याय प्रक्रिया जारी रहती है, जबकि मार्शल लॉ में सभी न्यायिक प्राधिकरण भंग हो जाते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया, कोई न्यायालय उस समय नहीं चल रहा होगा, यहाँ तक कि सेना इसको सही समझेगी, गोली भी मार सकती है, भी ध्यान दीजिए। ठीक है, सेना को लगता है किसी को गोली मार देना है तो वो भी उसी समय लागू होगा। सेना को बाद में आप कहीं ट्रायल में नहीं ले जा सकते इसके लिए। राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकार, संसद के सत्र, केंद्र राज्य संबंध सब प्रभावित होते हैं, जबकि मार्शल लॉ में सिर्फ मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, संसद के सत्र चलते रहते हैं। ठीक है, मूल अधिकार प्रभावित यहाँ होते हैं, संसद से चलते रहते हैं, केंद्र राज्य संबंध जैसे रहते हैं मार्शल लॉ में सब रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। और आप जाके कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो, सही लगा हो और आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, लोगों के बीच में शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिखने वाला बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की जो भी वीडियोज़ हम टाइम पे डालेंगे वो आपको मिलती रहे। और आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपके लिए लाभदायक और तमाम प्रकार की सीरीज चल रहे हैं। जैसे मेरे द्वारा 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, रजनी सर के द्वारा साइंस विषय और साइंस की श्रृंखला चलाई जा रही है, आदि आदि। तो फिलहाल देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।